दिन तक चलने वाला कौशाम्बी महोत्सव है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, एक परिवार की तानाशाही खतरे में है, परिवारों की तानाशाही खतरे में है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त किया और इसके कारण आप डरे हुए हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अमित शाह के उत्तर प्रदेश के दौरे और उनका जो मिशन यूपी है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला। आशुतोष, आप किस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत को आंकेंगे और खास तौर पर जो मिशन यूपी की शुरुआत अगर कहा जाए अमित शाह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से की है। पिछला बार भी 2019 में आपको याद होगा कि उन्होंने जो 2024 के मिशन की शुरुआत थी वो भी उत्तर प्रदेश से ही की थी और इस बार फिर से सारा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश असीम जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी बन चुका है और यहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो बहुत लाजमी है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत या अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से जरूर करना चाहेगा। और ऐसा अमित शाह ने पिछली बार भी किया था और इस बार भी उन्होंने आगाज किया है इसी तरीके से। लेकिन अगर हम सियासी हलचल की बात करें तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने किस अगर जातीय जनाधार में जो उनका वोट बैंक था उसको कैसे अपने साथ इंटैक्ट रखें, बचाए रखें, इसको लेकर के कहीं न कहीं जद्दोजहद है। आपने भी चर्चा की कि काशीराम की प्रतिमा पर जो है अखिलेश यादव ने अगर माल्यार्पण किया तो आज प्रतीकों में ही सही कौशाम्बी और आजमगढ़ की यात्रा करके और यहां से चुनावी शंखनाद करने का अमित शाह का सीधा सा मंतव्य है कि अगर कौशाम्बी के प्राचीन इतिहास को हम देखें जिसका उन्होंने भी अपने संबोधन में जिक्र किया तो ये बौद्धकालीन जो है महाजनपदों में शामिल थी, दलित राजनीति का एक केंद्र बिंदु रही है और यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो भी दलित समुदाय से आते हैं और आजमगढ़ का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सपा और बसपा दोनों के जनाधार को अपनी ओर जो है खींचा, निश्चित रूप से जो है दोनों में इस बात की जो है बेचैनी भी है और भारतीय जनता पार्टी उस जनाधार को और आगे ले जाने के लिए जरूर प्रयासरत रहे। जी अश्विन, एक बात और आपसे, यूपी की सियासत लगातार आप कवर भी करते रहे लंबे समय से, ये जो कौशाम्बी और आजमगढ़ है ये निशाना बीजेपी का यहीं पर क्यों, यहीं से इसकी शुरुआत, क्या खास बात है? देखिए असीम, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। वहां से अखिलेश यादव भी सांसद होकर के चुने। यादव वोटों की बहुत बड़ी तादाद है, पिछड़ा वर्ग की सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी अधिकार पूर्वक आजमगढ़ को अपनी सीट बताती थी। लेकिन बीते उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सपा को धराशायी करते हुए यह सीट जो है उनसे छीनी थी, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े और दलित समुदाय को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, उसको लेकर के अमित शाह की रणनीति तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है। और यह रणनीति कहीं न कहीं योगी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के जिस तरह से कौशाम्बी में 600-650 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है, आजमगढ़ में भी एक लंबी सौगात देने के लिए गृह मंत्री अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे। तो यह एक जो है विकास और जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की दोनों की एक मिलीजुली चाल है। अगर आज के भी कौशाम्बी के भाषण में आप जो है गृह मंत्री अमित शाह को सुने तो उन्होंने सामान्य बातचीत के बाद जो है सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया और निशाने पर लेने के साथ ही जिस तरह से परिवारवाद को
की उन्होंने आलोचना की, जिस तरह से देश के बाहर जाकर के जो राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया था उसकी आलोचना की, और इसके साथ ही सीधे जो है अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने लोगों से हाथ उठा करके इस बात को लेकर के की कि 2024 में मोदी के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं या नहीं। जनता ने एक बात हाथ और, उठा करके जो उनको जो है परिवार समर्थन की व्यक्त जो किया। परिवार तो ये हामी जो भरवाने की जो है अमित शाह की आशुतोष जो जी। परिवार की बात उन्होंने कही, वो परिवार की बात शायद सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि परिवार का राज अगर देखा जाए तो वो इशारा अखिलेश यादव, तो वो कांग्रेस को ही, जबकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जनाधार समाप्त है, कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं रह गई है, बावजूद उसके कांग्रेस जो है, कांग्रेस को बड़ा बताने की एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, कांग्रेस को निशाने पर रखने की एक राजनीतिक चाल हो सकती है, और इस राजनीतिक चाल के नफा नुकसान क्या होंगे, जो राजनीतिक के गणतज्ञ हैं वो अपना समय समय पर उसके नफा नुकसान को देखते रहते हैं। लेकिन परिवारवाद की जब जब बात होगी तो उसमें अगर चाहे गांधी परिवार की बात होगी तो मुलायम सिंह का परिवार स्वतः आएगा, और इस तरह से जो भी परिवारवाद है उसको लेकर के चर्चा चलती ही रहेगी। जी निश्चित तौर पर। और आशुतोष आपने इसका सही विश्लेषण किया, और मैं आपको बताऊं कि स्टूडियो से मैं निखिल आपके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आपके विचारों की तारतम्यता तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बीच में आपको ब्रेक नहीं किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आशुतोष, शुक्रिया। और अब बात करें कि देश हित में वाला एजेंडा है या फिर परिवार हित वाला एजेंडा है 2024 के, अगर मिशन की बात करें, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे हैं जब वो परिवार को लेकर बात चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो खबर हमने आपको दिखाई वो भी परिवार पर कहीं ना कहीं चोट की थी बीजेपी ने। पीएम मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दर्शन ने इन दिनों सियासत में एक नई बहस ला दी है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी में शामिल होकर यह साफ किया है कि परिवार हित से बड़ा देश हित है। बीजेपी के खिलाफ बहुसंख्यकवाद के नैरेटिव का जवाब पिछले महीने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी थी। तो क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रयासों ने बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त किया है? जो एक नैरेटिव बनाया गया था उसको तोड़ा है। पिछले दिनों पद्मश्री से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने देश में बीजेपी के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रम पर सटीक टिप्पणी की है। बुजुर्ग कादरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भारत के इस महत्वपूर्ण पुरस्कार का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी के राज में पुरस्कार मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें गलत साबित किया है। उन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास जीता है। उनको मिला पुरस्कार ये साबित करता है कि सबका साथ और सबका विश्वास कैसे जीता गया है। रशीद कादरी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि बीजेपी ने कादरी से जानबूझकर यह बयान दिलाया है। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि दरअसल लोगों के मन में क्या है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। देश के 140 महान हस्तियों और अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बिना भेदभाव के पद्म अवार्ड देने की रिवायत मोदी सरकार ने शुरू की है। और किस तरह से इसके पहले अवार्ड्स मिलते थे ये लोगों से लुका छिपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट के लिए कादरी को पद्म सम्मान मिला है। तो क्या कांग्रेस उनकी जीवन भर की त्याग तपस्या को ठुकरा रही है? ये बात मान रही है कि उनके जमाने में अवार्ड सियासत की वजह से दिए जाते थे? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि पार्टी में परिवारवाद के बढ़ते प्रभाव और आंतरिक लोकतंत्र खत्म किए जाने के बाद ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। ए के एंटनी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन उनके बेटे को मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी है। वजह क्या रही? उन्हें लगता था कि पार्टी में अपनी बात रखने की कोई जगह नहीं है। 2014 में देश की बागडोर संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था और सरकार ने धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार अल्पसंख्यक विरोधी होने का नैरेटिव बनाते रहे हैं और वजह लोगों के सामने है।
पीएम मोदी के सामाजिक कल्याण और फ्लैगशिप स्कीम्स का फायदा समाज के हर तबके को मिला है, यह बात समझने की है। आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इन जो योजनाएं हैं इनका सबसे ज्यादा फायदा मिला है, सबसे ज्यादा लाभ मिला है। लेकिन पीएम मोदी के विरोध में लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों ने एक फेक नैरेटिव गढ़ा और ऐसे लोगों ने पीएम मोदी के मुस्लिम विरोधी होने की मनगढ़ंत कहानी से लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की। लेकिन यह फेक नैरेटिव अब शायद टूट रहा है। एक के बाद एक राज्य, न सिर्फ जो अल्पसंख्यक बहुल राज्य हैं, जहां पर क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है, जहां पर दूसरे माइनॉरिटीज की संख्या ज्यादा है, वहां पर न सिर्फ बीजेपी को सफलता मिल रही है बल्कि तमाम जो माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और जो कादरी साहब ने कहा वो स्टेटमेंट भी हमें याद रखने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं और परिवार नहीं, देश पहले है, ये कहा एंटनी ने। आइए सुनने क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधान